बच्चों एवं प्यारे मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे फोबराव का संग्राम जो कि 10 फरवरी 1846 को हुआ था। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों में नेतृत्व का अभाव था। अर्थात महाराजा रणजीत सिंह जब तक रहे, इन्होंने सिख राजतंत्र की भी स्थापना की थी और सिखों की संपूर्ण शक्ति को एक छत्र राज्य में पिरो के रखा था। ठीक है, संपूर्ण शक्ति को बिल्कुल इन्होंने संगठित रखा था। लेकिन इनके अयोग्य उत्तराधिकारियों के कारण हुआ क्या, अंत में बिखरता चला गया सब। ठीक है, इधर जो है, क्योंकि अंग्रेज भी भारत में आ चुके थे, काफ़ी हद तक अपने साम्राज्य की स्थापना भी उन्होंने कर ली थी और काफ़ी अपनी जड़ें जो है भारत में जमा चुके थे और चाहते थे कि एक एक राज्य उनके अधीन आता चला जाए। ठीक है, और यहीं पर जहां महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हुई, उसके बाद उनके उत्तराधिकारियों की अयोग्यता को देखा, उसका लाभ उठाना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। ठीक है, इससे जो है अंग्रेजों को साम्राज्य विस्तार का मौका मिला और यही साम्राज्य विस्तार फोबराव के संग्राम के रूप में सामने आया। ठीक, ये वही फोबराव का संग्राम है। इस युद्ध के बाद सिख शक्ति लगभग एकदम से समाप्त हो गई। ठीक, फोबराव संग्राम जो हुआ था अंग्रेजों और सिखों के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेज कमांडर थे जनरल गभ और सिख कमांडर थे लाल सिंह और तेज सिंह। स्थान जो था वो फोबराव गांव था और उसी के निकट सतलज नदी का किनारा था। ये तो सत्य है कि अधिकांश युद्ध जो है नदी के किनारे ही लड़े गए हैं। तुलनात्मक सैन्य शक्ति, अब यहाँ पर हम देखेंगे दोनों की सेनाएं कितनी थी। अंग्रेजों की सेना जो थी, कुल सैन्य संख्या लगभग 15,000, जिसमें 5,000 यूरोपियन सैनिक थे, कुछ घुड़सवार सैनिक थे एवं साथ में 100 तोपें थी। और सिख सेना जो थी ये तेज सिंह के अधीन, यानी यहाँ पर दो कमांडर हैं, तेज सिंह और लाल सिंह। तेज सिंह के अधीन 20,000 घुड़सवार और लाल सिंह के अधीन 10,000 घुड़सवार, उसके साथ में 70 बड़ी तोपें एवं 200 जाम्बरिक तोपें या हल्की तोपें कहा जाता है जाम्बरिक तोपों को। ठीक, इनकी समरतांत्रिक रचना, समरतांत्रिक रचना के हम देख सकते हैं। पहले थोड़ा सा इसमें जनरल जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको हम चित्र के माध्यम से समरतांत्रिक रचना को समझाएंगे। ठीक है, 28 जनवरी 1846 को अंग्रेजों एवं सिखों के बीच आलीवाल का संग्राम हुआ, जिसमें सिख सेना पराजित हुई। इसी युद्ध के पश्चात सिख सेना सतलज नदी के बाएं किनारे फोबराव गांव के निकट सुदृढ़ मोर्चाबंदी अपनी स्थापित की। शिविर के आगे तथा बाईं ओर खाइयां और काफ़ी ऊंचा मिट्टी का ढेर लगाकर अपने आप को सुरक्षित कर लिया। कहने का मतलब खाइयों को खोदवाया और खाई खोदने के बाद जो मिट्टी निकली, उस मिट्टी को भी एक टीले का रूप धारण करके अपने सुरक्षा पंक्ति में आगे उन्होंने स्थापित कर लिया। ठीक, लेकिन दाईं ओर की सुरक्षा व्यवस्था अधिक नहीं हो पाई थी। इधर सिख सेना ने केंद्र और बाईं ओर 70 बड़ी तोपें तैनात की थी। दाईं ओर 200 हल्के तोपधारी सैनिक, जो दाम्बरिक तोपें होती थी उसके उन्होंने दाईं ओर तैनात की थी। वहीं दाईं ओर हल्की तोपें भी उन्होंने लगाया, जिधर की सुरक्षा व्यवस्था अच्छी तरह से नहीं हो पाई थी। मध्य भाग में तेज सिंह के अधीन 20,000 सैनिक लगाए गए और सतलज नदी के उस पार शिविर में लाल सिंह के नेतृत्व में 10,000 सैनिक एवं कुछ तोपों को लगाया गया था। कहने का मतलब एक तो जिस तरफ युद्ध होना था उधर लगे थे तेज सिंह और लाल सिंह नदी के उस पार खड़ा हुआ था जिधर युद्ध नहीं होना था। हाँ, थोड़ा सा ये था कि बीच में एक नौकाओं का पुल बनाया गया था, सैनिक इधर से उधर आ जा सके। ठीक है, चलिए अब इधर अंग्रेजी सेना को भी हम देख लेते हैं। जनरल गभ के अधीन जो अंग्रेजी सेना थी उसमें उन्होंने कई भागों में बांटा, लगभग 5 भागों में बांटा था, और जिसमें मध्य भाग, बाएं भाग, दाएं भाग, दाहिनी और थोड़ा आगे घुड़सवारों को रखा, सबसे पहले पीछे आरक्षित सेना को रखा। अब इसमें देख सकते हैं कि इसके अधीन कौन सी फौज थी। मध्य भाग का नेतृत्व जो कर रहा था वो जनरल गिलबर्ट कर रहा था, बाएं भाग का नेतृत्व जनरल डिक कर रहा था, दाएं भाग का नेतृत्व जनरल स्मिथ कर रहा था, दाहिनी ओर सबसे आगे घुड़सवार सेना का नेतृत्व जनरल क्यूरेटन कर रहा था, और सबसे पीछे जो आरक्षित सेना थी वो जनरल थैंकवेल के अधीन थी।
ठीक है मित्रों, चलिए अब आपको हम चित्र के माध्यम से दिखा देते हैं कि किस तरह सैनिकों को युद्ध भूमि में लगाया गया। मित्रों, आप लोग चित्र में देख रहे हैं जिस तरह हमने आपको चित्र में दिखाया, हालांकि मोबाइल में चित्र बहुत बड़ा नहीं हो पाता। अब इसमें जिस तरह चित्र दिखाया गया है छोटा सा है, देखने में भी वैसे लग रहा है, लेकिन आपको हम समझा दे रहे हैं। देखिए, ये फोबराव के संग्राम का डायग्राम है मित्रों। ये सतलज नदी है, आप देख रहे हैं बह रही है, ठीक है, सतलज नदी है। और जो है ये नौकाओं का बना हुआ पुल है। ठीक, आप देख सकते हैं एक तरफ तेज सिंह भी है और इधर अंग्रेजी सेना भी है। अंग्रेजी सेना ये हाँ, आप देख सकते हैं ये अंग्रेजी सेना है और ये सिख सेना है। नदी के इस पार अंग्रेजी सेना जो कि तेज सिंह के अधीन है, और नदी के उस पार लाल सिंह की सेना है जो कि थोड़ा बहुत अपनी 10,000 सैनिक और कुछ तोपों को अपने पास में रखे हुए हैं। ठीक, चलिए एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। ये सतलज नदी है, ये नौकाओं का पुल है। नदी के दूसरे पार जो है लाल सिंह 10,000 सैनिकों के साथ मौजूद है और उसके साथ में तोपें हैं कुछ। दाएं बाएं आप देख सकते हैं चारों तरफ तोपों से ही घिरा हुआ है। और नदी की दूसरी तरफ जिधर युद्ध होना है, आप देख सकते हैं सिख सेना में तेज सिंह अपने 15,000 सैनिकों के साथ ये मौजूद है बीच में। और आप देख सकते हैं ये इसने इधर जो है, अगर आप देखेंगे आमने सामने खड़ा होकर, तो जिधर हमारा बायां होगा सामने वाला का उधर दायां होगा, जिधर हमारा दायां होगा सामने वाले का उधर बायां होगा। यही कंडीशन है मित्रों। अगर हम इसको चित्र को इस तरह देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये जो 70 तोपें हैं ये इस तरफ लगाई गई हैं, इस तरफ। ठीक है, ये बड़ी तोपें ये लगाई गई हैं और जो हल्की तोपें थी उसको इन्होंने इधर लगाया, आप देख सकते हैं। और ये जो खाइयाँ हैं, खाइयाँ जो छोटी छोटी खोदी हुई हैं खाइयाँ हैं, और खाइयों से निकली मिट्टी को ये जो है इन्होंने ढेर के रूप में ये लगा लिया है ताकि ऊपर भी आगे भी ऊंचा रहे। ठीक, इधर जाम्बरिक और हल्की तोपें लगाई गई हैं दाईं ओर, जिधर की सुरक्षा व्यवस्था नहीं हो पाई थी। आप देख सकते हैं मात्र यहाँ पर केवल खाइयाँ ही खोदी गई हैं, लेकिन मिट्टी का ढेर इधर टीले के रूप में नहीं लगाया गया है, अर्थात दाईं ओर की सुरक्षा व्यवस्था इनकी कमजोर थी। लेकिन यहाँ पर जो 200 जाम्बरिक तोपें थी सभी तोपों को इधर लगा दिया गया था। ठीक है, इसके बदले में हम देख सकते हैं अंग्रेजों की सेना को। अंग्रेजों की सेना आप देख सकते हैं आगे जनरल डिक के अधीन, जैसे हमने बताया था कि 5 से 6 भागों में उसने बांटा था। हालांकि 5 भागों के सेनापति को उसने नियुक्त किया था, लेकिन पीछे जनरल गफ भी अपने साथ कुछ सैनिकों को लेकर मौजूद था। ठीक, जनरल डिक के अधीन ये सेना थी। जनरल गिलबर्ट इस भाग का नेतृत्व कर रहा था। आगे ये जनरल स्मिथ हैं और इधर जो है दाईं साइड में इधर से क्यूरेटन है। थैंकबेल पीछे रिजर्व सैनिकों के साथ में है, अपने कुछ सैनिकों के साथ जनरल गब सबसे पीछे मौजूद है। और इसके पास जो तोपें थी 100 तोपें लगभग ये सामने लगाई गई हैं। ठीक है, तो मित्रों ये है जो है फोबराव के संग्राम का डायग्राम, इसी तरह सैनिकों को लगाया गया था। ठीक है, तो आप एक प्रकार से डायग्राम को अगर कभी पढ़ना होगा तो डायग्राम को आप सामने बना लेंगे, बनाने के बाद उसको सामने रखेंगे, तब आप देखेंगे कंडीशन क्या होती है, कौन पहले आक्रमण करता है, कौन का नुकसान होता है। ठीक है, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा ये जो पुल था मित्रों, क्योंकि पुल का बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि पुल से ही ये इधर से उधर आ जा सकते थे, भाग सकते थे। और आखिरी में देखेंगे कि पुल को इन्होंने किस तरह तोड़ दिया। इतना डरे हुए थे तो लड़ाई में गए ही क्यों। ठीक है, चलिए तो अब हम आपको ले चलते हैं युद्ध के घटनाक्रम की ओर। ठीक, तब तक आप लोग वीडियो रोक कर बच्चों इस चित्र को आप लोग पहले बना लीजिएगा, तब उसके बाद आगे आप लोग पढ़िएगा। बाकी सुनना होगा तो आप इसको एक बार आप याद रखिएगा, बाकी अगर 2-3 बार आप सुनेंगे तो आप ये चित्र भी बना लेंगे। लेकिन एक बार बनाने का अभ्यास आप जरूर कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है परीक्षा में आपके आए तो आपको बनाने में दिक्कत हो जब तक आप बनाए नहीं रहेंगे। तो हाँ, हम यहाँ पर ये बताना चाह रहे थे, ये जो पुल है, पुल तो लकड़ी का ही था, अरे सॉरी नौकाओं का ही था, कोई अस्थाई आजकल के समय की तरह कंक्रीट का पुल तो था नहीं। ठीक है मित्रों, तो ये है आपका डायग्राम। बाकी हम आगे चलते हैं, आपको ले चलते हैं युद्ध के घटनाक्रम की ओर। चलिए युद्ध के घटनाक्रम में हम देख लेते हैं शुरुआत कैसे हुआ। 10 फरवरी 1846 को प्रातः 7 बजे अंग्रेजों द्वारा सिख सैनिकों पर
तोपों के फायर के साथ युद्ध का प्रारंभ किया गया। अर्थात सबसे पहले अंग्रेजों ने फायरिंग के साथ युद्ध का प्रारंभ किया। इसके जवाबी कार्रवाई में सिखों ने भी अंग्रेजों पर तोपों से फायर किया। ठीक, सिखों ने भी, इन्होंने भी अंग्रेजों पर तोपों से फायर किया। 2 घंटे तक चली इस गोलाबारी में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। मित्रों थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, आप कोई लिख लीजिएगा, ठीक है। कोई नुकसान नहीं हुआ। जनरल गफ ने जनरल स्मिथ को और जनरल गिलबर्ट को सिखों के बाएं बाजू को उलझा कर रखने का आदेश दिया तथा जनरल डिक को सिखों के दाएं बाजू पर आक्रमण करने का आदेश दिया। मित्रों यही दायां बाजू जिधर जो है हमने कहा था जो क्षेत्र उस समय उन्होंने कमजोर करके रखा था। अब चूंकि इन्होंने दोनों स्थिति अपनाई, ऐसा न हो कि संपूर्ण शक्ति केंद्रित होकर दाएं बाजू की ही सुरक्षा में जुट जाए, तो ये अंग्रेजों के लिए भारी पड़ता। इसलिए उन्होंने जनरल स्मिथ और गिलबर्ट को अन्य बाजुओं पर यानी बाएं बाजुओं पर उलझाने का मतलब है कि ये लगे कि हाँ वहाँ भी सैनिक रहे, ऐसा ना हो कि सब भाग जाए दाएं पक्ष की ओर। ठीक, तो दाएं बाएं ओर स्मिथ और गिलबर्ट को उलझाने को कहा और दाईं ओर डिक को सिखों के ऊपर दाईं तरफ से आक्रमण करने का आदेश दिया। ठीक, और प्रथम मुठभेड़ में ही सिखों की जवाबी कार्रवाई में जनरल डिक मारा गया, अर्थात पहला विकेट अंग्रेजों का गिर गया। इस असफलता के बाद गिलबर्ट ने मध्य भाग तथा स्मिथ ने सिख सेना के बाएं भाग पर तोपों से आक्रमण किया, परंतु इस तरफ सेना की सुदृढ़ मोर्चेबंदी अर्थात जो वही खाइयां और मिट्टी के टीले थे के कारण सिखों को कोई नुकसान नहीं हुआ। यानी सिख सेना के मध्य भाग, भाई देखिए सामने भी बिल्कुल जो है टीले और खाइयां मौजूद थीं और दाईं तरफ वो बाईं तरफ भी टीले और खाइयां मौजूद थी। जब उधर आक्रमण करने लगे अंग्रेज तो सिखों को कोई नुकसान हुआ ही नहीं, भाई सब पहले से ही मजबूत हैं। इस दूसरी असफलता के बाद अंग्रेज सेना तोपों से अधिक ऊंचाई बनाकर प्रभावी फायर करने का प्रयास करने लगे। इस प्रयास में अंग्रेजों के महत्वपूर्ण सैनिक व अधिकारी मारे गए। कहने का मतलब अंग्रेज अपने ही प्रयास से ये खुद ही नुकसान इनका होता रहा। दोनों ओर से जवाबी कार्रवाई बराबर हो रहे थे। जनरल गफ ने पुनः सिखों के दाएं बाजू या पार्श्व का मतलब वही है दाएं पक्ष की ओर आक्रमण का आदेश दिया और इस बार अंग्रेजी सेना सिखों की मोर्चेबंदी को भेदने में सफल रही। जनरल गिलबर्ट के पूर्ण प्रयास एवं अंग्रेजी तोपों की ऊंचाई पर फायर करने के बार बार प्रयास से सिखों की दाईं मोर्चेबंदी क्षतिग्रस्त हो गई। सिख सेना पूर्ण प्रयास करने के बाद भी अंग्रेजों पर किसी भी प्रकार की आक्रामक कार्रवाई नहीं कर पाई। जनरल गफ ने जनरल थैंकवेल के रिजर्व घुड़सवार सेना का सिखों के दाहिने बाजू पर आक्रमण का आदेश दिया, क्योंकि दायां बाजू कमजोर था। अब बार बार प्रयास से दायां बाजू टूट भी चुका था, अंदर वहां पर अंग्रेजी सैनिक कुछ पहुंच भी चुके थे। अब वहीं पर जो है जनरल गफ ने तुरंत थैंकवेल जो कि रिजर्व सैनिकों का अधिकारी था उसको आक्रमण का आदेश दिया। दूसरी तरफ अंग्रेज सेना सिखों के मध्य भाग की मोर्चेबंदी को तोड़ने में भी सफलता प्राप्त की, यानी दायां भाग भी टूट गया, बाईं ओर से भी जो है मध्य भाग की भी मोर्चेबंदी टूट गई। मध्य एवं दाहिने भाग से सिख सेना में प्रवेश करके अंग्रेजों ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर सिख सेना को 3 ओर से घेर लिया। कहने का मतलब मध्य की ओर से, दाएं ओर से और बाईं ओर से भी। सामने से तो जब घिर गए, पीछे क्या बचा? पीछे नदी है। अब आप देख सकते हैं अपने को 3 ओर से जब घिरा देखा तो सिख सेनापति तेज सिंह अपने सैनिकों को मौत के मुख में छोड़कर कुछ सैनिकों को लेकर सतलज नदी पार करके बने नौकाओं के पुल से होकर भाग खड़ा हुआ। भाई पीछे भागने का रास्ता बचा था, वही पुल, कुछ सैनिकों को लिया, बाकी अपने सैनिकों को छोड़ दिया, भाग खड़ा हुआ। अब यहाँ पर देखिए इसकी गंधेलपन, इसका एक गंदा काम जो था, पुल पार करने के बाद वो डर खुद भी रहा था कि कहीं अंग्रेजी सेना पीछा करते हुए इस पार ना आ जाए, उसने पुल को तोड़ दिया। अब आप बताइए, अपने बहुत सारे सैनिकों को उधर लड़ता छोड़कर आया, अब स्वयं पुल पार किया और उसके बाद तुरंत पुल तोड़ दिया। बताइए किनके भरोसे छोड़ के आए हो? नेतृत्व विहीन सेना, सिख बेचारे, अब वो भाग कर जाएंगे कहाँ? तेज सिंह की इस घटिया कार्रवाई से सिख सेना के पीछे भागने का मार्ग भी बंद हो गया और सिख सेना अनाथ हो गई। अब बताइए किसके भरोसे वो बेचारे भागे, किसके भरोसे लड़े?
सेनापति भी भाग गया, वो भी पुल तोड़ कर गया। अब ये बेचारे भागे तो भाग कर जाएं किधर? आगे 3 तरफ से अंग्रेज घेरे हुए हैं, पीछे भागने का एकमात्र रास्ता बचा था वो पुल, और उसको भी जो है तेज सिंह के इतना घटिया कार्य किया जो उसने पुलों को तोड़ दिया, और भागने का रास्ता भी सिखों का बंद हो गया। बेचारे सीधी सी बात है, नदी में कूद पड़े, नदी में कूद कर भागेंगे तो कब तक? इस युद्ध में अधिकतर सिख सेना मारी गई, कुछ भागने के प्रयास में सतलज नदी में डूब कर मर गए। इस प्रकार लगभग दोपहर तक ही युद्ध समाप्त हो गया। इस युद्ध में लगभग 10,000 सैनिक मारे गए एवं सिख सैन्य शक्ति लगभग पूर्णतया नष्ट हो गई। तो मित्रों, इस तरह जो है सिख सेना की इस ओबराव के संग्राम में अंग्रेजों की विजय हो गई। ठीक है, चलिए सैन्य शिक्षाएं भी कभी कभी आप लोगों से पूछ सकते हैं, आप देख सकते हैं। चलिए, सैन्य शिक्षाएं क्या मिलती है, या कभी कभी पूछ लेते हैं पराजय के क्या कारण थे। तो दोनों में आप जैसा भी आप देखेंगे वैसे आप लिख दीजिएगा। केवल सुरक्षात्मक कार्रवाई से विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। इस युद्ध में सिखों ने सुरक्षात्मक कार्रवाई को प्राथमिकता दी। ये सत्य है कि विजय के लिए आक्रामक कार्रवाई आवश्यक है, और अनेक बार प्रयास करने पर अत्यंत सुदृढ़ मोर्चेबंदी भी टूट सकती है, और अंग्रेजों ने अपने प्रयास को जारी रखा जिससे उनको सफलता प्राप्त हुई। अर्थात निरंतर यत्नशीला एवं जयति, कहते हैं बार बार प्रयास करने वाला विजयी होता है। मित्रों, ये सत्य है। अगला है, श्रेष्ठ सेना भी नेतृत्व के अभाव में दुर्बल नेतृत्व में पराजित हो सकती है। यही यहाँ पर देखने को मिला। सिख भले ही बहुत बहादुर थे, 15,000 सैनिक थे, लेकिन तेज सिंह भागते भागते अपनी कायरता का भी परिचय दिया, और इधर लड़ते हुए सिख सैनिकों को उसने नेतृत्व विहीन कर दिया, अर्थात मौत के मुख में छोड़ दिया। ठीक, और फिर अगला है, सिखों द्वारा प्रतिरक्षा हेतु सतलज नदी को अवरोध बनाना घातक सिद्ध हुआ। भाई, पीछे से ये था कोई आक्रमण नहीं हो पाएगा, लेकिन ये भी सत्य है कि पीछे से आक्रमण नहीं हो पाएगा मित्रों, तो भागने का रास्ता भी सतलज नदी नहीं है। नदी के रास्ते कोई भाग नहीं सकता, वो भी तैरते हुए। नदी पे भागना है तो पुल का होना आवश्यक है, जिसे तेज सिंह ने अपनी नीच कार्रवाई द्वारा तोड़ दिया। इस युद्ध में लाल सिंह की भूमिका मात्र युद्ध दर्शक की ही बनी रही, अर्थात लाल सिंह जो नदी के उस पार 10,000 सैनिकों और तोपों को लेके बैठा था, वो केवल पीछे से खड़ा होकर युद्ध देख रहा था, ना कि वो आगे बढ़कर जो है उसने सिखों की मदद की। अब उसको चाहिए था कि जैसे दाएं ओर से कमजोर पड़ रहे थे, तो उसको चाहिए था कि अपनी सेना को ले जाकर लाल तेज सिंह की मदद करता, लेकिन चुपचाप वहीं खड़ा रहा। जैसे लगता है सबसे बड़ा प्राणों का मोह से ही है। अगर प्राणों का मोह ही है तो युद्ध मूव में आए क्यों? तेज सिंह की कायरता एवं अपने प्राणों के मोह के कारण अन्य सिख सैनिकों के भागने के मार्ग ही तोड़ दिया। अपनी कायरता, अपने प्राणों का मोह ने इतना गलत कार्रवाई किया कि अन्य सिख सैनिकों के भागने का मार्ग ही बंद हो गया या समाप्त हो गया। ठीक है मित्रों, तो ये चैप्टर समाप्त हुआ। आगे हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 7। तब तक आप लोग पढ़िए, लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। अगर चैप्टर समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है मित्रों, तब तक आप लोग लाइक वगैरह कर दिया कीजिए, सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए। थैंक यू।